Students, today we are going to study about the normal form of the matrix, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस कर पाएंगे बाय एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, या हम इसको कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसके लिए पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म होती कैसे है। तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हम इस फॉर्म में लिख सकें जहाँ पे आई आर लिखा गया है, तो आर मतलब आपके पास क्या है, उस मैट्रिक्स की रैंक है, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये जो ओ कैपिटल ओ रिप्रेजेंट कर रहा है, ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं आपके पास, इसको हम इस अगर इस फॉर्म में लिख सकते हैं या इस रो मैट्रिक्स में या कॉलम मैट्रिक्स में लिख सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपने पहले भी स्टडी किया है इन 12th स्टैंडर्ड आई थिंक। तो एवरी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर कैन बी बाय अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक के बाद एक कोई हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, चाहे रो लगाई चाहे कॉलम लगाई, तो अगर हम इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर पाएँ जिसमें आई आर और बाकी एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो ज़ीरो हैं, तो आई आर जो क्या है, आर रोड यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम उसे कहेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको हम पहले डिफाइन, इसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए पहले लेट कैपिटल ए, हमारे पास कोई मैट्रिक्स सी है जिसमें ए आई जे आ रहा है, आई रिप्रेजेंट्स द रो, जे रिप्रेजेंट्स द कॉलम, बाय एनी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, कोई रैंक आर वाली मैट्रिक्स है ये। क्योंकि ए एक नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, तो ए के पास एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो होगा ही, क्योंकि नॉन ज़ीरो है तो एक एलिमेंट होगा जो नॉन ज़ीरो हो, मतलब जो ज़ीरो ना हो, है ना। तो हम मान के चलते हैं कि कोई ए आई जे एथ जो एलिमेंट है इट इज़ के वैल्यू है, के की जगह 5 6 8 समझ सकते हैं। तो के हमारे पास कोई कांस्टेंट है जो कि नॉन ज़ीरो है, विच इज़ नॉट इक्वल टू, तो ऑपरेट किया हमने आर वन आई और सी वन जे, ठीक है। वी ऑब्टेन अ मैट्रिक्स बी, हमने इस तरीके से किया, तो आर वन आई आर सी वन जे जो हमारे पास है, तो इस तरीके से हमारे पास मैट्रिक्स बी आ गई, जिस तरीके से बी वन वन कोई एक एलिमेंट आएगा जहाँ पे के एलिमेंट बन गया जो कि नॉन ज़ीरो आ रहा है। तो हमने ऑपरेट किया आर वन पे वन बाय के, मतलब केथ पावर ले ली उसमें, तो वी ऑब्टेन द मैट्रिक्स सी वेयर सी वन वन, उसकी वैल्यू होगी सब्ट्रैक्टिंग सूटेबल मल्टीपल्स ऑफ फर्स्ट रो फ्रॉम द अदर रोज। तो हमने सूटेबल मल्टीपल्स, जैसे हम उसमें किसी भी रो को मल्टीप्लाई करते हैं और दूसरे रोज में ऐड करके उसमें हम उसको नॉर्मल फॉर्म में या उसके ज़ीरो ज़ीरोज़ बनाने के लिए करते हैं, उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फर्स्ट रो ले लिया, सूटेबल मल्टीपल्स फर्स्ट रो के मल्टीप्लाई करके अदर रोज में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हमने करना है उसको हमने कर लिया। तो वी ऑब्टेन ज़ीरो इन द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट कॉलम, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉलम में आपके पास रिमाइंडर जो नीचे की एलिमेंट्स हैं, जैसे फर्स्ट एलिमेंट तो ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है क्योंकि हमने बी वन वन को ले लिया है के, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास है वो के है, विच इज़ अ नॉन ज़ीरो क्वान्टिटी। तो हमने क्या किया, बाकी जो इसके नीचे के एलिमेंट्स होंगे उनको ज़ीरो फॉर्म कर दिया। सिमिलरली subtracting the suitable multiples of first column from the other columns, जैसे हमारे पास कॉलम्स में भी होता है, जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, यहाँ वन या टू या थ्री या फोर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो सकता है। तो पहले तो हमने इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाया, फिर इसके साइड कॉलम्स को ज़ीरो बनाया, उसके बाद हमने इसी तरीके से ये फॉर्म बन गई क्योंकि हमने फर्स्ट एलिमेंट को वन बना लिया है, क्योंकि सी वन वन हमने वन बना लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी के एलिमेंट्स हो गए ज़ीरो, और यहाँ पे एक नया छोटा सा मैट्रिक्स बचा जो कि हमने ए वन नाम दिया हुआ, इसको ये वाला ए वन दिया है नाम। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए वन ज़ीरो है तो हमारे पास तो रिजल्ट मिल गया, क्योंकि वो तो एक ही रो बची ना, फर्स्ट वाली नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब उसकी रैंक वन हो जाएगी। अगर वो नॉन ज़ीरो है, मतलब कोई एलिमेंट और भी नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं ए वन वन में, तो हमारे पास क्या होगा, हमने आगे उसी तरीके से डील करना, और ए वन एज वी डील्ड विद ए, जो मैट्रिक्स ए है उसको उसी तरीके से हमने ए वन के साथ डील करना है। जो हमारा लेफ़्ट आउट बचा, मतलब ये वन है, बाकी सब तो ज़ीरो है इधर, और ये ए वन यहाँ पे मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे कोई एंट्रीज़ हैं जहाँ पे हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास बिकॉज रैंक ऑफ ए तो आर है, ठीक है, तो देयरफॉर एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन, जो आर से ऊपर वाले माइनर्स होंगे, जैसे अगर रैंक थ्री है तो जो 4 5 6 माइनर हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो ये वाले अगर हमारे पास आते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वो सारे क्या होंगे, दे मस्ट बी ज़ीरो, डिटर्मिनेंट उनका क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। तो वही चीज़ लिखी है यहाँ पे, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर आर प्लस वन ऑफ फाइनली ऑब्टेन मैट्रिक्स मस्ट वैनिश, क्योंकि रैंक ऑफ फाइनल ऑब्टेन मैट्रिक्स इज ऑल्सो आर, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाकर भी हमें बस आर ही रहेगा। तो हमारे पास आता है
फाइनली हमारे पास क्या है, बिकॉज देयरफॉर फाइनली ऑब्टेन मैट्रिक्स हैज़ only r diagonal elements as non-zero, each being equal to unity. परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने परफॉर्म कर दिया, r नॉन ज़ीरो डायगनल एलिमेंट्स है एज द फर्स्ट r डायगनल एलिमेंट्स, ठीक है. ड्रॉ लाइन्स आफ्टर r रोज एंड r कॉलम्स टू हैव द फाइनली ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स. तो हमने ड्रॉ कर देनी लाइन जो बाकी की ज़ीरो ज़ीरोज़ आ रहे हैं, और ये जो ये बचा सिर्फ ये, इसके अलावा जो भी आएंगे उन सब में हमने ड्रॉ कर दी लाइन. तो हम ऐसे ऐसे करके डॉटेड में ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने ऐसे 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 इस तरीके से हमारे पास डॉटेड और ये ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो हमारे पास आ गया इस तरीके से. अब इसमें क्रॉलरीज हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉलरीज हैं. फर्स्ट है, लेट ए बी एनी नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, देन देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू सच दैट. अगर हमारे पास कोई नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स आर है जिसकी मतलब रैंक जिसकी आर है, तो देयर एग्जिस्ट सम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स डिफाइन कर सकते हैं किस तरीके से, उसी मैट्रिक्स को हम पी ए क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है. पी ए क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं किसको, ये जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म आई हुई है मैट्रिक्स की. तो ये कैसे लिखेंगे, बिकॉज ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स है, रैंक इसकी आर है, तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में इस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं जिससे हमने पहले अपने इस आर्टिकल में डिफाइन किया. तो बाय डूइंग सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, नाउ वी नो दैट एवरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी परफॉर्म बाय प्री मल्टीप्लाइंग और पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है. हम कब कर सकते हैं ना, एवरी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हम प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और पोस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं विद एनी एलिमेंट्री, विद एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स. तो लेट P1 P2 PS तक हमने ले लिया, ये प्री मल्टीप्लायर्स हैं मैट्रिक्स के, और Q1 Q2 QT तक हमारे पास पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब पीछे से मल्टीप्लाई होने वाले. प्री मल्टीप्लाई मतलब पहले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होने वाले, और पोस्ट मल्टीप्लाई मतलब राइट साइड से मल्टीप्लाई होने वाले. तो P हमने ले लिए वो सारे एलिमेंट्स, और Q ले लिए वो सारे एलिमेंट जो पोस्ट मल्टीप्लायर्स हैं. तो देयरफॉर P एंड Q बी द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर एज ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर. क्योंकि हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब वो भी नॉन सिंगुलर रिजल्ट ही देगी मल्टीप्लाई होने पर भी. तो देयरफॉर वी हैव पी ए क्यू इज इन दिस फॉर्म, ठीक है. करोलरी 2 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस टू अ यूनिट मैट्रिक्स बाय अ सीरीज ऑफ, मतलब यूनिट मैट्रिक्स में हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय सीरीज ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तो लेट ए बी द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर n है, देयर बिकॉज रैंक ए का क्या है, n है. देयरफॉर इन फाइनली ऑब्टेन मैट्रिक्स ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ठीक है. तो इसी तरीके से करोलरी 3 आप प्रूव कर सकते हैं. एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, करोलरी 3 क्या है, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस. तो ये हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक प्रोडक्ट होता है एलिमेंट्री मैट्रिसेस का. तो ये सारे रिजल्ट इसमें जो भी रिजल्ट्स आते हैं मैट्रिसेस के, वो सारे आपको बहुत अच्छे से लर्न या फिर बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए. और लर्न इन द सेंस कि उनको यूज़ करना है आपने कई जगह पे. तो इसलिए ये जो क्रॉलरीज हैं, जो भी आर्टिकल्स हैं, इनके रिजल्ट्स आपको ध्यान में होने चाहिए. तो नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे नेक्स्ट हमारे पास है, ये प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट द रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ ईदर ऑफ द मैट्रिक्स. जैसे दो रैंक्स हैं, दो रैंक्स वाली डिफरेंट रैंक्स वाली, जैसे 3 है, एक का 4 है, तो इनका प्रोडक्ट जो हम, जैसे एक मैट्रिक्स ए है जिसका रैंक 3 है, एक मैट्रिक्स बी है जिसका रैंक 4 है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा उसका रैंक 4 या 3, मतलब 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 4 मैक्सिमम रैंक वाला मैट्रिक्स है, तो इससे 4 से ज़्यादा नहीं हो सकता. यही हमने स्टडी करना है, तो हम इसको प्रूव करेंगे. लेट ए एंड बी विद टू गिवन मैट्रिसेस है. हमने R1 और R2 दो डिफरेंट मैट्रिसेस का रैंक ले लिया है रिस्पेक्टिवली, कि ए का रैंक R1 है और ए बी का रैंक R2 है. तो लेट R बी द प्रोडक्ट रैंक ऑफ द प्रोडक्ट जो हमारे पास बन के आया है. तो वी प्रूव दैट R इज़ लेस देन और इक्वल टू R1 है, ठीक है, और R इज़ लेस देन इक्वल टू R2 है. हमें ये बताना है कि इक्वल तो हो सकता है लेकिन उससे ऊपर नहीं हो सकता, यही हमें प्रूव करना है. तो हम, क्योंकि रैंक ए का क्या है, R1 है, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P. हम ऐसा बता सकते हैं क्योंकि रैंक उसका R1 है, तो एक ऐसा मैट्रिक्स बना सकते हैं सच दैट PA, हम उसको कैसे लिखेंगे, GO की फॉर्म में, वेयर G इज़ एनी मैट्रिक्स ऑफ रैंक R1 हैविंग R1 नॉन ज़ीरो रोज,
ठीक है जी। देयरफॉर पी ए बी मतलब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने बी के साथ, तो जी ओ का रैंक क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ पी ए बी इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी विच इज़ इक्वल टू आर। क्यों? क्योंकि पी इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और यहाँ पे देयरफॉर जी ओ बी हैज़ एट द मोस्ट आर वन रोज नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, क्योंकि आपके पास जो मैट्रिक्स है वो रैंक आर वन के साथ है। तो ये क्यों आया, बिकॉज पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी ओ बाय एनी मैट्रिक्स विल नॉट अफेक्ट द लास्ट जीरोज ऑफ where as any one of the non-zero rows can become a zero row after being multiplied by the columns of P। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई आपको, क्योंकि इसमें रीज़न दिया है। देयरफॉर रैंक ऑफ जी ओ बी इज़ एट द मोस्ट आर वन हो सकता है, कि इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रैंक बन के नई बन के आएगी तो आर वन हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। देयरफॉर आर जो रैंक आएगी इट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू आर वन होगी। तो रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हम प्रूव करेंगे कि R इज़ लेस देन और इक्वल टू R2। तो अब अगेन वही चीज़ हमने फॉलो कर रहे हैं कि R जो है रैंक किसकी है, R ए बी की रैंक है। ए बी मतलब ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज को हमारे पास इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि ए बी मल्टीप्लाई जब करते हैं उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं इट इज़ इक्वल टू द बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो हमारे पास आ गया रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज हो गया, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी कौन सी आई, रैंक्स मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी आ रही है। तो विच इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ बी, क्योंकि जो ट्रांसपोज की रैंक होती है वही ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होती है उसकी रैंक होती है। ये हमने स्टडी किया है इससे पहले। तो हमारे पास क्या हो गया, जिसकी रैंक क्या है R2 है, तो इसका मतलब R इज़ ये जो है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू की वजह से यहाँ पे भी लेस देन और इक्वल टू साइन आ गया है। देयरफॉर हमारे पास क्या आ रहा है, रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन और इक्वल टू रैंक ऑफ बी। देयरफॉर वी गॉट द रिजल्ट। और इसकी क्रॉलरी है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। क्रॉलरी क्या कहती है, द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट ऑल्टर बाय प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कंडीशन भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, विद एनी मैट्रिक्स नहीं लिखा जाता है, विद एनी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो ये आप आराम से प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें उसको अपने नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी इसमें जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रूव दैट द मैट्रिक्स 1 2 0 2 3 1 3 0 2 इज इक्वलेंट टू I3, हमें बताना है। I3 का मतलब आपको समझ में आता है दिस वन, ठीक है। I3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये आपके पास आ गया। अब हमने देखना है कैसे करेंगे। ये हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दी है, इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली 1 है, तो हमने क्या किया, इसमें सीधा हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाई दी। R2 को चेंज किया, R2 माइनस 2 टाइम्स R1 किया, तो ये सारी रो चेंज हो गई। उसके बाद क्योंकि नीचे की रो तो ये वाले में तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो था, तो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने क्या किया, अब हम कॉलम्स की तरफ चले गए। राइट हैंड साइड में जो वन के राइट हैंड साइड में जो 2 और 3 है, इसको हमने C2 चेंज किया, C2 माइनस 2C1, ये कॉलम चेंज हो गया। C3 माइनस C3 3C1, तो ये हमारे पास ये कॉलम चेंज हो गया। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास नेक्स्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एलिमेंट है, इसको हमें 1 बनाना है, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे 1 चाहिए होता है, ना कि -1। तो इसके लिए हमने क्या किया, वी टेक R2 टेंड्स टू माइनस R2, मतलब R2 रो में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, या हमने नेगेटिव ऑफ R2 ले लिया। तो हमारे पास आ गई वैल्यू। इसके बाद इसके नीचे जो है वो R3 टेंड्स टू R3 माइनस R2। ये तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन हैं, आप आराम से कर सकते हैं। अब क्योंकि हमें इसके नीचे भी ज़ीरो मिल चुका है, इधर भी ज़ीरो मिल चुका है, तो हमें इसके राइट साइड जो कॉलम है उसको रिड्यूस करना है। तो यहाँ रिड्यूस होके हमारे पास ये आ गया C3 टेंड्स टू C3 माइनस 6 C2, ओके। तो नेक्स्ट हमारे पास इसको 1 बनाना है, तो डिवाइडेड बाय -1/4 कर दिया, ये हमारे पास आ गई। इसकी वजह से ये, और दिस इज़ I3, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म ऑफ I3। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है ये, जिसमें हमें इफ़
A is given to be like this, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, then find the matrices P and Q such that PAQ is in the normal form. हमें ये बतानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. Hence we find the rank of the matrix, और उसकी हेल्प से हमें रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बताना है. अब हमें प्रॉपर्टी पता है मैट्रिसेस की, ये ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं आई, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, ए आइडेंटिटी एलिमेंट. और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास आई, हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3x3 की ही फॉर्म में. मतलब जो मैट्रिक्स आपकी ए है उसी रो और कॉलम में आपके पास वो मैट्रिसेस होनी चाहिए. तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने मैट्रिक्स ए यहाँ पे लिख दिया, यहाँ आई और यहाँ पे ए. अब हमने ट्रांसफॉर्मेशंस लगानी है. जो ट्रांसफॉर्मेशंस हम राइट हैंड साइड में लगाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे, वही हमें राइट हैंड साइड में भी ऑपरेट करनी होती है. और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हम बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं हम नॉर्मल फॉर्म, है ना. तो इसको हमने सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली 1 है, तो इसको हमें रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है. इसके नीचे की जो एंट्रीज़ हैं उनको हमें रिड्यूस करना है. तो R2 और R3 में हमने चेंजेस कर लिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये इसके नीचे ऑटोमेटिकली आप नहीं भी करेंगे तो अब वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. आप डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं. R3 को, जो R2 है, जैसे यहाँ पर R2 में 3 एलिमेंट है, तो आप ये लिख सकते हैं कि R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3 टाइम्स R1, ये लिख सकते हैं. तो वही चेंजेस आपके यहाँ पर भी आ जाएंगे. पर आप जो बुक है उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो हमारे पास ये R2 और R3 में चेंजेस कर लिए पहले, और यही चेंजेस हमारे यहाँ पर भी हो गए. ठीक है, जो हमारे पास ये लेफ़्ट साइड में हो गए. तो क्योंकि अब एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो रैंक जो आपके पास रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो आप लगाते हैं सिर्फ इस वाले में जो फर्स्ट है, और जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस होती है वो आप लगाते हैं राइट साइड में. क्योंकि हमारे पास रो ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं इसमें, तो हम सिर्फ इसमें ही चेंजेस लाएंगे, इसमें नहीं लाएंगे. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो रो ट्रांसफॉर्मेशन करी वो सिर्फ इसी में एप्लीकेबल है. नहीं तो ये चेंजेस कैसे होंगे, तो आपके पास प्री मल्टीप्लिकेशन हो रही है ना इधर, और ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो यहाँ पर हमने वैसे ही रिड्यूस कर लिया. अब R2 में चेंजेस करें, R2 माइनस R1 कर दिया, R3 को R3 माइनस 3 टाइम्स R1 कर लिया. ये आप पहले भी कर सकते थे, जो ये यहाँ पे इन्होंने अप्लाई किया वो आपकी चॉइस है. पर ये ध्यान रखिएगा जब भी आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो यहाँ पर तो पहले वाले में ही लगेगी, दूसरे में कुछ नहीं आपने चेंज करना है. तो ये करके हमारे पास यहाँ पे ये चेंजेस आ गए. उसके बाद हमने इसकी राइट हैंड साइड में देखना है, मतलब कॉलम्स में. तो कॉलम्स में यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इस वन के कॉरस्पॉन्डिंग. तो हमने उसी तरीके से यहाँ पे लिया और यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, C2 माइनस C1, C3 माइनस C1 लगा दी. तो हमारे पास यहाँ पे भी वही सेम रहे, क्योंकि यहाँ पे तो 0 हो चुका था. तो देयरफॉर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इधर हमारे पास जो चेंजेस आए वो यहाँ पे दिख रहे हैं. इसी तरीके से अब हमारे पास क्या है, हमारे को यहाँ पर चाहिए 1. जो आपके पास A22 एलिमेंट है उसमें आपको चाहिए 1. तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय -1/2 करा, जैसे यहाँ पर करा. क्योंकि ये रो में था इसलिए यहाँ पर चेंजेस हुए, यहाँ पर चेंजेस नहीं लिए कोई भी. यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं लिए हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगेन हमने देखना है, इसको बनाना है हमें नॉर्मल फॉर्म. तो हमारे पास आता है यहाँ से इसके जो नीचे है 1 के नीचे है इसको बनाना है हमने 0. तो 0 बनाने के लिए R3 में R3 प्लस 2 टाइम्स R2 करेंगे. इसको बनाने के लिए जो चेंजेस आए वो रो में आए, इसलिए वो चेंजेस यहाँ आए हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं आया है. अब हमारे पास बचा यहाँ कॉलम को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे. C3 चेंजेस टू C3 माइनस C2. ठीक है, C3 माइनस C2 लगाया. इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर अब बन गई है नॉर्मल फॉर्म. दिख रही है आपको, बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं और यहाँ पे 1 बच गया है. तो हमारे पास ये जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगी यहाँ पर हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ, यहाँ चेंज हो गया, ये चीज़ चेंज होके ये बन गई.
ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या बना I2, क्योंकि इसकी दो ही नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स आ रहे हैं और दो ही नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं, तो इसलिए हमने इसको I2 लिख दिया। बाकी एलिमेंट्स को यहाँ पे 0 0 0 मतलब कैपिटल O लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन गया P, ये बन गया A तो ऑलरेडी है, और ये बन गया Q। तो हमारे पास P और Q बन गए। PAQ इज़ द नॉर्मल फॉर्म जो भी आपके पास है। PAQ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। P की वैल्यू भी आपको पता है, Q की वैल्यू भी पता है, और रैंक ऑफ A भी यहाँ पे दिख रही है, दैट इज़ इक्वल टू 2, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स P एंड Q सच दैट PAQ इज़ इन द नॉर्मल फॉर्म। तो ये भी आप ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स का 3/4 का मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से लिखना है। यहाँ पे आ गया 3, और हाँ ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा आपको मैट्रिक्स कैसे लिखना होता है, क्योंकि रोज़ 3 है तो यहाँ पे 3x3 का ही लेना है। यहाँ पे कॉलम 4 है, इसलिए यहाँ पे 4x4 का ही मैट्रिक्स लिखना है, क्योंकि कॉलम में जो चेंजेस आएंगे वो यहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ आपने करनी है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के टाइम पे जब आपको रोज़ ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो यहाँ कंसिडर की जाएगी, और इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो यहाँ कंसिडर की जाएगी। और इसी की हेल्प से हमारे पास ये जब लास्ट में फॉर्म होता है, ये आप आराम से करिएगा। इसको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना खुद करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करनी आपको आती है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो जो मैं रिज़ल्ट है उसको दिखा देती हूँ। तो रिज़ल्ट हमारे पास इस तरीके से फॉर्म होगा। ये ज़रूर ध्यान दीजिए, ये आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है। नॉर्मल फॉर्म तभी होगी जब आपके डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 होगी, ठीक है। तो इसीलिए आपने इधर जो कॉलम में चेंजेस करे, तो कॉलम में अगर यहाँ चेंजेस हुए हैं तो यहाँ पर भी वही कॉलम में चेंजेस आपने करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स कॉलम से आएगा जो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन होती है, और जो जो रो ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं वो आपने प्री मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स में चेंजेस करनी होती हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से I3 हो गया, क्योंकि 3 यहाँ नॉन ज़ीरो रोज़ आ रही हैं, तो I3 नॉर्मल फॉर्म में आ गया। P ये हो गया, Q ये हो गया। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा है।